today in today's class we are going to start with the chapter hire purchase. Okay, hire purchase आपने पहले नहीं पढ़ा होगा ये chapter भी. So what is basically hire purchase agreements क्या होते हैं? See, when we go out to do some shopping, हम मॉल गए, हमने वहां पर कुछ भी एक आर्टिकल या कुछ भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय किया. Suppose I went to buy a mobile phone. So मैंने मोबाइल फोन के अपने पैसे दिए. द फोन वॉज कॉस्टिंग अराउंड 15,000. मैंने 15,000 का कैश दिया और वो फोन ले लिया. तो उस इवेंट में क्या हो गया, हाथ के हाथ जो शॉपकीपर है उसको कैश चला गया, राइट और मेरे पास मेरा कमोडिटी आ गई. एंड कमोडिटी नाउ आफ्टर परचेजिंग दैट मोबाइल फोन आई एम दी ओनर, राइट मैं मोबाइल फोन की ओनर हूँ. सो दिस इज हैपनिंग इन द कैश सेल. कैश सेल में क्या हो रहा है कि पैसे जा रहे हैं. There is transfer of money, whole amount, right? There is transfer of whole amount to the seller and to the buyer. Both the property is being passed, property as in the commodity is being passed, and the property is the title to that commodity is being passed. Title का मतलब ownership. जो मोबाइल है, अब after paying the cash and after taking the mobile, I am now the owner of my mobile. So this is what is happening in cash sales. We all know it. नाउ वी टॉक अबाउट क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल में क्या हो रहा है, मैंने मोबाइल की जो पेमेंट है वो आज नहीं करी. मैंने बोल दिया कि आई एम गोइंग टू डू इट इन इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम आ जाएगा कि मैंने अपना मोबाइल ले लिया और उसकी EMI बनवा ली. ठीक है, एवरी मंथ आई विल पे 1,000 फॉर माई मोबाइल फॉर 2 years फॉर इंस्टेंस. तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम बन गया कि मैंने अपना कमोडिटी, मैंने जो मोबाइल फोन था वो आज ले लिया, मैं उसकी ओनर आज ही बन गई. ये मेरा मोबाइल है. शॉपकीपर मुझसे, अगर मैं उसको EMI नहीं देती तो वो मुझसे फोन वापस नहीं लेके जाएगा. वो मेरे अगेंस्ट केस करेगा कि दैट आई हैव नॉट पेड हिम. ठीक है, मैंने पेमेंट नहीं कर रखी. वहां पर वो एक केस डिफरेंट बनता है, लेकिन वो फोन लेकर वापस नहीं जा सकता बिकॉज आई एम दी ओनर. ठीक है, मोबाइल परचेज करने के बाद ये होता है जब मैं इंस्टॉलमेंट्स बनवा रही हूँ और वी कॉल इट अ क्रेडिट सेल. पैसे नहीं दिए लेकिन कमोडिटी ले ली और उस कमोडिटी की ओनरशिप भी हाथ के हाथ ट्रांसफर हो गई. ठीक है, सो कैश सेल और क्रेडिट सेल के अंदर क्या हो रहा है, जो कमोडिटी है उसकी ओनरशिप हाथ के हाथ ही ट्रांसफर हो रही है टू दी बायर. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस हायर परचेज अग्रीमेंट इज लाइक योर इंस्टॉलमेंट सिस्टम. कि आप पैसे नहीं दे रहे हो अभी, यू आर नॉट पेइंग एंटायरली फॉर द कमोडिटी. आपने कमोडिटी ले ली, कमोडिटी आपके पास आ गई, जो फिजिकल पोजीशन है वो बायर के पास है, सेलर के पास एंटायर अमाउंट नहीं गया. लेकिन हायर परचेज के केस में जो ओनर है, ओनर सेलर ही है. ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज का एक बेसिक डिफरेंस है. ये जो ओनरशिप है इन केस ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट, हायर परचेज के केस में ओनरशिप सेलर के पास ही है. मैंने फोन ले तो लिया हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर, इसके पेपर्स अलग बनते हैं. हायर परचेज इज नॉट लाइक इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंस्टॉलमेंट, इसका अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो हायर परचेज में मैंने अपना फोन ले लिया लेकिन मैं ओनर नहीं हूं जब तक कि मैं सारे के सारे अपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे दूंगी टू द सेलर. तो मेरे पास ओनरशिप कब आएगी उस मोबाइल फोन की, अगर मैंने वो हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर लिया है, जब मैंने सारी की सारी अपनी उस फोन की इंस्टॉलमेंट्स दे दी हैं टू द सेलर, ओनली देन आई विल बिकम द ओनर ऑफ दैट मोबाइल फोन. राइट, तो इसमें डिफरेंस क्या है, जो ओनरशिप है, ओनरशिप फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही बायर के पास आती है. इस बीच में राइट, जब सपोज 24 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स थी, तो 24 मंथ्स में अगर जो बायर है अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो उस केस के अंदर सेलर के पास राइट होता है कि वो अपनी कमोडिटी वापस ले ले, बिकॉज सेलर इज द ओनर ऑफ दैट कमोडिटी. राइट, तो सेलर के पास वहां पर राइट है कि वो अपनी कमोडिटी वापस ले ले. सो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये राइट इंस्टॉलमेंट के केस में नहीं है. इंस्टॉलमेंट के केस में केस फाइल होगा, देयर वुड बी डिफरेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, बट इंस्टॉलमेंट वाले केस में, जो क्रेडिट सेल वाला केस था पहले वाला, उसके अंदर सेलर अपना गुड वापस नहीं ले सकता. ठीक है, ही वुड हैव टू गो थ्रू द कोर्ट. लेकिन हायर परचेज के केस के अंदर सेलर कैन, आफ्टर गिविंग अ नोटिस, ही कैन टेक back the asset. So this is an hire purchase where the ownership to the buyer is being transferred only on the last payment of only on the payment of last installment. So this is the hire purchase agreement.
अब हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर अकाउंटिंग कैसी होती है वो आज हम क्लास में समझेंगे। 2 क्वेश्चंस हम करेंगे आज की क्लास में। यानी कि हायर परचेज अग्रीमेंट्स में हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, जर्नल एंट्रीज या फिर बुक्स हम कैसे मेंटेन करते हैं। सो हमें लेजर मेंटेन करना है। हमें जर्नल एंट्रीज सिर्फ मैं समझाने के लिए समझा रही हूँ, बट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज टू मेक अकाउंट्स कैसे बनाने हैं दैट आई विल टेल यू। सो यहाँ पर एक हम छोटा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं। A takes machine from B on hire purchase. ठीक है, I hope the screen is visible. So read this question. A takes machine from B on hire purchase. Cash price is rupees 119,149. ठीक है, डबल कैश प्राइस इज 119,149. मैं यहाँ ये लिख देती हूँ। Price is in our question equal to 119,145, right? And down payment is of 32,000. डाउन पेमेंट क्या होती है, इसके अंदर कंसेप्ट है। डाउन पेमेंट होती है जो हम खरीदते हुए, सपोज मैंने वो 15,000 का मोबाइल लिया हायर परचेज पे, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास एंटायर 15,000 अभी नहीं है, सो आई विल पे 2,000 राइट नाउ। ठीक है, 2,000 मैं अभी पे कर रही हूँ और जो बाकी 13,000 है उसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। तो जो 2,000 अभी पे कर रही हूँ 15,000 में से, so that is called down payment. डाउन पेमेंट मीन्स सामान खरीदते हुए, क्रेडिट हायर परचेज पे सामान खरीदते हुए जिस दिन सामान खरीदा जा रहा है उस दिन जो पेमेंट हो रही है, इनिशियल पेमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डाउन पेमेंट। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल रिपीट कर रही हूँ फिर से। 15,000 का मोबाइल खरीदा एंड आई डिडंट हैव द एंटायर 15,000, सो मैंने बोल दिया कि 2,000 मैं अभी दे रही हूँ, 13,000 की इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। सो 2,000 अभी देना इज योर डाउन पेमेंट। सो इस क्वेश्चन में डाउन पेमेंट इज ऑफ 32,000, राइट, एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 32,000 ईच। अब इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर कितनी बन गई, इंस्टॉलमेंट्स बन गई यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 32,000। सो ये हमारी इंस्टॉलमेंट्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% per annum. Depreciation is 15% WDV, and we are supposed to in this question show the accounts in the books of hire purchaser. So in today's class I'll just tell you how the books are prepared in the accounts are prepared in the books of hire purchaser, right? So अब इस क्वेश्चन के अंदर हम एक चीज समझते हैं कि हमारा हायर परचेज प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस क्या होता है। कैश प्राइस क्वेश्चन में ये गिवन है 119,145। कैश प्राइस वो है कि अगर मैं आज के डेट में ये एंटायर प्राइस सेलर को दे देती हूँ, आज के डेट में अगर बायर ये एंटायर प्राइस सेलर को दे दे तो कमोडिटी की ओनरशिप बायर के पास आ जाएगी। सो ठीक है, वो गुड को अपने पास पजेस कर लेगा। सो दिस इज द कैश प्राइस। ठीक है, कि हम ये एंटायर प्राइस देकर आज की डेट में वो कमोडिटी अपनी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डाउन पेमेंट 32,000। सारा पैसा नहीं दिया बट सेलर ने बोला ओके यू नॉट पेइंग मी द एंटायर मनी, पे मी सम अमाउंट, आपके पास जितना भी है मुझे उतना दे दो आज, बाकी की इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेंगे। सो बायर 32,000 हाथ के हाथ जिस दिन सामान खरीदा जा रहा है उसी दिन वो पेमेंट कर रहा है 32,000 की। दिस इज डाउन पेमेंट। और फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड जो इंस्टॉलमेंट्स हम पे करने वाले हैं दे आर सपोज टू बी एट द एंड ऑफ द पीरियड। सपोज मैंने 1 अप्रैल को सामान खरीदा, 1 अप्रैल को सामान खरीदा, 1 अप्रैल को ही मैंने डाउन पेमेंट करी। अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। सो इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर 1 अप्रैल को सामान खरीद रहे हैं सो 1 अप्रैल को डाउन पेमेंट जाएगी and the first installment will go at the end of the period, that is on 31st March of next year. So इसके अंदर we should now know what is hire purchase price. तो hire purchase price हमारा क्या होता है, hire purchase price हमारा वो प्राइस होता है जो बायर सेलर को एंटायर प्राइस पे कर रहा है फॉर मेकिंग द गुड हिज। ठीक है, गुड की ओनरशिप पाने के लिए जो भी एंटायर प्राइस बायर सेलर को दे रहा है दैट इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। वो
इस क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करें? हायर परचेज प्राइस क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? आई होप दिस इज विजिबल टू यू. आई विल ट्राई टू इंक्रीज द साइज. यस. सो इस क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस क्या है? हायर परचेज प्राइस वो है जो बायर जितना भी अमाउंट सेलर को दे रहा है फॉर मेकिंग द गुड हिज, गुड की ओनरशिप पाने के लिए एंटायर अमाउंट दैट इज बीइंग पेड. तो हायर परचेज प्राइस इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है? डाउन पेमेंट दे रहा है इमीडिएटली. डाउन पेमेंट दे रहा है वो 32,000 की, राइट? प्लस ही इज पेइंग, अपार्ट फ्रॉम डाउन पेमेंट्स, ही इज पेइंग 3 installments of 32,000 each. 3 installments of 32,000 each, right? So if you calculate it, it will come out to be 1,28,000. You can do the calculations and check. So it will come out to be 1,28,000. So this 1,28,000 is the hire purchase price in this question. ठीक है, ये 1,28,000 जब वो एंटायर बायर दे देगा टू द सेलर, जो वो मशीन है उस मशीन की ओनरशिप बायर के पास आ जाएगी. So this 1,28,000 is hire purchase price. Hire purchase price कैसे निकलता है? हमने अभी इस क्वेश्चन में कैसे किया है? क्या फॉर्मूला यूज किया है? हमने यूज किया डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स. हमने ये किया है. इस फॉर्मूले से हमने हमारा हायर परचेज प्राइस निकाला है. डाउन पेमेंट दैट इज 32,000 प्लस सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स दैट इज 3 into 32,000, or you can write 32,000 3 times. So that means the same. So through this formula we have calculated our hire purchase price. And the difference between the hire purchase price and cash price, ठीक है, कैश प्राइस था 1,19,145 रुपए का. हायर परचेज प्राइस है 1,28,000 का. सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट है जो बायर पे कर रहा है. Here interest is calculated as difference between hire purchase price. You can write down ये फॉर्मूला हो जाता है different. So interest is hire purchase price minus cash price. So in this question, hire purchase price which is 1,28,000 minus 1,19,145. So this will come out to be, let us do it, so this is 8855. So difference, this 8855 is your interest. ठीक है, ये इंटरेस्ट है जो कैश पेमेंट के अपार्ट में बायर को देना पड़ रहा है टू द सेलर फॉर मेकिंग द गुड हिज. राइट. सो आई होप दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ हायर परचेज इज क्लियर कि हायर परचेज क्या होता है और इसमें क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं. इसमें टर्म इन्वॉल्व हो रही है हमारा हायर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट, कैश पेमेंट एंड डाउन पेमेंट. अब हम समझते हैं इनकी ट्रांजैक्शंस हमें कैसे करनी है, अकाउंटिंग एंट्रीज इसकी कैसे होगी और किस किस पीरियड में होगी. सो हमारे जो हमें जो इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं हमारी बुक्स में, जो हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उसके अंदर हमें इन 5 चीजों को, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस, ये 5 ट्रांजैक्शंस, और आपको ये ट्रांजैक्शंस इसी ऑर्डर में ही याद रखने हैं. सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना होता है हमारा हायर एसेट परचेज. ठीक है, एसेट परचेज हमेशा कैश प्राइस पे ही रिकॉर्ड होगा. ठीक है, अगर आप कोई कमोडिटी खरीद रहे हो जिसका प्राइस इज सपोज 5,000, आज की डेट में कैश प्राइस इज 5,000 और आपने उसको इंस्टॉलमेंट्स पे लिया, राइट? तो आपका जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स पे लिया वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बन जाएगा. लेकिन जो आप आज की डेट में खरीद रहे हो एसेट, उसका प्राइस ही यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन दी बुक्स. 5,000 पे आपने एसेट परचेज किया, कैश प्राइस था, तो कैश प्राइस की ही रिकॉर्डिंग होनी है बुक्स में, 5,000 ही रिकॉर्ड होना है बुक में. सो एसेट परचेज इज ऑलवेज डन ऑन दी कैश प्राइस, remember. So cash price, asset purchase, the first thing that we are going to record is asset purchase. Second thing that we are going to record in our books is down payment.
थर्ड थिंग इज इंटरेस्ट, ठीक है। एसेट आपने 1 लाख का एसेट परचेज किया, 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा 80,000। सो 80,000 के ऊपर आप पहले इंस्टॉलमेंट देने से पहले आपको इंटरेस्ट भी ड्यू होगा, 80,000 पे कितना इंटरेस्ट बनता है। सो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट आफ्टर डाउन पेमेंट, थर्ड एंट्री। और ये इसी सीक्वेंस में चलेगा, सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। थर्ड एंट्री विल बी ऑफ रिकॉर्डिंग योर इंटरेस्ट, fourth entry will be of payment of the installment, and fifth entry would be recording the depreciation in your machine account, in your asset account. So ये जो 4 एंट्री होती हैं, ये 4 एंट्रीज हम करेंगे। हमें first I am going to tell you in the books of hire purchaser, right? If I am buying the asset, I am the hire purchaser, and the other person is the hire vendor. The one who is selling is hire vendor. So in the we are recording the books, right? In my books, in the books of hire purchaser. So अगर मेरी बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, हम कौन से 2 अकाउंट्स बनाएंगे? मेरे पास एक तो मेरा एसेट आया, one we are going to make the asset account, और I am supposed to pay to the hire vendor, so I will make hire vendor account. यानी hire purchaser 2 अकाउंट्स बनाएगा, hire vendor का और asset का, ठीक है। आज हम यही 2 अकाउंट सीखने वाले हैं, hire vendor और asset account. So पहला इसके अंदर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगा वो होगा एसेट परचेज, second is your down payment, third is your interest, fourth is your installment, and fifth is your depreciation. So you have to keep in mind यही सीक्वेंस रहने वाली है। अब हमें इसको कब कब रिकॉर्ड करना है? So 3 साल है, इस क्वेश्चन के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं। So I'm writing year 1 for it, year 2 and year 3. इन 3 इंस्टॉलमेंट्स के लिए मैंने ये 3 लिख दिया है। एक इंस्टॉलमेंट जब ये एसेट परचेज की एंट्री है, एसेट परचेज हम कब कर रहे हैं? हम फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं एसेट परचेज। सो वाई मींस यस, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द एसेट इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। एसेट परचेज हमारा पहले साल में ही हो गया। सो ये एसेट परचेज की एंट्री है, हमें ये फर्स्ट ईयर में ही शो करनी है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में NN लिखा है, दैट इम्प्लाइज फॉर नो कि सेकेंड और थर्ड ईयर में, इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, सेकेंड और थर्ड ईयर में एसेट परचेज की एंट्री नहीं होगी, ठीक है। डाउन पेमेंट, अब हम आते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट भी जब हमने एसेट खरीदा है, जिस दिन एसेट खरीदा है उसी दिन करी है डाउन पेमेंट। सो ये एंट्री भी एसेट परचेज जिस दिन किया है उसी दिन होगी डाउन पेमेंट की भी एंट्री। डाउन पेमेंट की एंट्री किसी और डेट पे नहीं होती, इट इज ऑन द सेम डेट ऑन विच द एसेट इज परचेज्ड, राइट। सो ये भी ईयर 1 पे ही होगी, नेक्स्ट 2 years में डाउन पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। व्हेन यू आर पेइंग सब्सिक्वेंटली, they'll be your installment, they will never be your down payment. So asset purchase and down payment ये year 1 के beginning में रिकॉर्ड होगा। that means आपका 1st April या फिर 1st January जो भी क्वेश्चन में गिवन है उस दिन ही इनकी रिकॉर्डिंग होगी, राइट। और beginning of the year मतलब beginning of the period. Suppose if you are purchasing the asset on 1st of May or 15th of May, so your beginning of the year is 15th of May or 15th or 1st of May, right? Beginning of the year or you can write here beginning of the period, ठीक है। आप जब एसेट परचेज कर रहे हो, जिस दिन भी एसेट परचेज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द बिगिनिंग पीरियड, राइट। रिस्पेक्टिव कि वो 1st April है, वो 1st January है, वो 1st June है, वो 15 जून है, वो 20 जून है, ठीक है। दैट डजंट मैटर, जब भी जिस दिन भी आपने एसेट परचेज किया है, दैट इज द बिगिनिंग पीरियड। तो ये यहाँ पे आ गई आपकी एसेट परचेज की एंट्री ऑन दिस पीरियड, on the beginning of the period. हम for the ease in our questions we are going to assume the asset is being purchased on the either on 1st of April or on 1st of July or on 1st of January. वो question में given होगा, ठीक है। It will be easy for us, it won't be complicated कि 20th January 20th June ऐसी dates नहीं आएंगी हमारे पास। So asset purchase, down payment ये रिकॉर्ड होगा beginning of the period, एंड बाकी डेट्स, बाकी फिर थर्ड एंट्री जो होती है हमारी होती है इंटरेस्ट ड्यू, राइट। दिस इज इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं। अगर मैंने 1 लाख का एसेट लिया, 20,000 की मैंने 1st April को ही डाउन पेमेंट कर दी, सो 31 मार्च तक 80,000 रुपए मेरे ड्यू हैं विच आई एम सपोज टू पे टू दी हायर वेंडर। तो 80,000 रुपए पे इंटरेस्ट भी तो बनेगा। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉलमेंट करने से पहले अपना कितना मेरा इंटरेस्ट बन रहा है मेरे बैलेंसिंग अमाउंट पे 80,000 पे, दैट वी रिकॉर्ड।
So recording of interest is also at the end of the period, end of the year. So अगर 1 अप्रैल को एसेट परचेज किया है, so interest due कब कैलकुलेट होगा? On 31 मार्च, right? So interest due is calculated at the end of the year, and जब जब मेरी installments due हैं तब तक मेरा interest due होगा. So interest is due for all 3 years, क्योंकि मुझे year 1 के end में भी installment पे करनी है, year 2 के end में भी installment पे करनी है, और year 3 के end में भी installment पे करनी है, right? So इसलिए जब जब installment due होगी तब तब आपका interest भी due होगा. फिर फोर्थ एंट्री आपकी होती है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. सो यहाँ पर तीनों साल में the buyer is paying to the vendor. So तीनों साल में yes है, installment is being paid every year at the end of the year. And fifth recording is of depreciation. Depreciation जब तक आपके पास asset है, you have to record the depreciation on the asset. So again that is yes for the 3 years. So I hope this is a very important table, right? ये टेबल की जो ये आपको बता रही है कब कब क्या क्या रिकॉर्ड करना है, और इसी सीक्वेंस में ही रिकॉर्डिंग होगी कि सबसे पहले एसेट परचेज की रिकॉर्डिंग, फिर डाउन पेमेंट की रिकॉर्डिंग, फिर इंटरेस्ट ड्यू की रिकॉर्डिंग, फिर इंस्टॉलमेंट की रिकॉर्डिंग, फिर डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग. सो दिस विल कम इन फर्स्ट ईयर. लेकिन हम जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेकेंड ईयर में हमारी रिकॉर्डिंग शुरू होगी थर्ड वाले पॉइंट से. थर्ड वाला पॉइंट मतलब इंटरेस्ट ड्यू. तो सेकेंड ईयर में हमें रिकॉर्ड करना है सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, और सारे सब्सिक्वेंट ईयर्स में जैसे थर्ड ईयर उसमें भी हमें रिकॉर्ड करना है सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट और डेप्रिसिएशन, राइट? ये तो हमने सीखा हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी सीखते हैं. उनकी भी जर्नल एंट्रीज देखते हैं. सबसे पहला था हमारा एसेट परचेज्ड, राइट? So the first was when the asset was purchased. हमें ये रिकॉर्ड करना है. कब रिकॉर्ड करना है? At the beginning date. और इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? इसकी जर्नल एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट. सो व्हेनेवर वी आर परचेजिंग एसेट, क्या हो जाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट होगा, और जो हमें दे रहा है उसको वी आर गोइंग टू क्रेडिट. सो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? एसेट अकाउंट डेबिट to hire vendor account, and this will be recorded at cash price only, right? Second is down payment. Down payment is also done at the beginning date. Down payment is also made at the beginning date. इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, hire vendor account debit to cash. This is the entry, right? So इसको मैं आपको शो कर देती हूँ अकाउंट के अंदर. So if this is my hire vendor account, हमें सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है? बाय एसेट. सो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यहाँ पे आ गया बाय एसेट, और इसके आगे लिख दिया कैश प्राइस. एंड व्हेन वी पे कैश टू द हायर वेंडर, एंट्री इज हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश. सो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश with the amount of your down payment. So this is the first entry of asset purchase, and this one is the second of recording your down payment. Next is when interest is charged at year end, and don't worry, I'll share this file with you all. So when interest is charged at the year end, so when interest is charged at the year end, the journal entry is interest account debit to hire vendor, right? Interest account debit to hire vendor. And how do we calculate the interest? Interest is calculated as outstanding amount into rate. जैसे मैंने बताया कि 1 लाख में से मैंने 20,000 की डाउन पेमेंट कर दी, 80,000 बचे. 80,000 into my rate of interest is will give me my interest. So जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है हम वो कैलकुलेट करते जाएंगे, and then we will get our interest. So यहाँ पर आ जाएगा by interest. अभी we will do this question, and I hope things will be more clear. Payment of installment entry is हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश. फिर से हमारे पास से कैश जा रहा है हायर वेंडर को. सो एंट्री इज हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश विद द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. सो ये 4 एंट्रीज आएंगी हमारे हायर वेंडर अकाउंट में. और जो एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट में पहली एंट्री आएगी, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर. हम वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द एसेट, and then we are going to charge the depreciation at the end of the period. So depreciation account debit to asset account. So what do we do right now? We solve this question. We do this question in the books. So you can, I hope you all have now taken a screenshot of this question. If not, you can do it right now. I'll start doing this question.
I hope now you all have taken a screenshot of this question. So let us start doing this question. Yes. So first thing that is given to us in the question, I'll write here again. Cash price was given as 119,145. Down payment was given as 32,000. There are 3 installments for 32,000. Rate of interest is given to us as 5%. And depreciation is 15%. Right. So let us start with this question. इसके अंदर हमें अब सीक्वेंस याद रखनी है. सबसे पहले मैंने सीक्वेंस में बताया we are going to record the purchase of asset. So purchase of asset की एंट्री क्या हो जाती है? हमारे पास हमने इस क्वेश्चन में मशीन बाय की है, so उसकी एंट्री हो जाती है मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. So वही हम करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर. So हायर वेंडर में आ जाएगा. Now this is at the, I'm writing here first क्योंकि I'm giving the numbers also just to memorize, to make you memorize, help you memorize कि ये entry कौन सी है. So first entry is of our asset purchase. So this will be here by machine. By machine and हमें ये recording किस पे करनी है? On our cash price. So 119,145. ठीक है, हमने एंट्री करी मशीन अकाउंट डेबिट vendor. You can please write in full to hire vendor and amount is 119,145. Second entry is of your down payment. Down payment में entry क्या हो जाती है? Hire vendor account debit to cash. So यहाँ पर हम लिख देंगे hire vendor account debit to cash. What is the amount of cash? Down payment, right? So I'll write here in brackets as well. So this is our down payment. So what is the amount of your down payment? Down payment का amount है 32,000, which I write here. अब थर्ड एंट्री हमें जो रिकॉर्ड करनी होती है दैट इज ऑफ इंटरेस्ट. सो वो एंट्री क्या थी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर. सो मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट किस अमाउंट पे निकाला जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन. इंटरेस्ट आएगा जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर क्या है? बैलेंसिंग फिगर है 119,145. कि मैं क्या, मेरे को एंटायर इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है? नहीं, इस अमाउंट पे नहीं निकालना है क्योंकि मैंने इसमें से कुछ पेमेंट कर दी है. सो माय बैलेंसिंग फिगर इज 119,145 माइनस 32,000 which gives me around 87,145. यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 87,145. सो मेरे को इस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है एट 5%. So, अगर मैं इस पे 5% निकालूंगी, I am going to get 4357. This is the amount that I get. So third entry जो थी इंटरेस्ट की, वो एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. सो बाय इंटरेस्ट हो जाता है 4357. Let me try to increase the size of this screen as well. Yes, so by interest is 4357. Fourth entry होती है हमारी of payment of installments. So I'm writing here my fourth entry of payment of installment, that is again hire vendor account debit to cash. In brackets I'll write down installment. ठीक है, hire vendor account debit to cash. So पहली इंस्टॉलमेंट्स हमारी 3 इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं 32,000 की, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है. ठीक है, इस क्वेश्चन में हम एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं. सो 3 इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट भी हमारी 32,000 की है. आई विल रिकॉर्ड 32,000 हियर.
The fifth thing that I am supposed to record is my depreciation. ठीक है, fifth entry जो होती है that is for depreciation. So fifth entry मैं यहाँ record कर रही हूँ for my depreciation. Depreciation बोल रहा है 15% WDV. So 119,145 into 15%. I am going to get 17872. Right? 15% लिख रही हूँ मैं यहाँ पर 15%. WDV पे I am going to calculate my depreciation. So the amount of depreciation is 17872 and now I have recorded all this. इसके बाद I am going to close my books. So यहाँ पर for closing machine account I'll calculate the balance CD for first year. At the end of first year balance CD will come out to be 101,273. So at the end of the year, balance CD is 101,273. I take it forward to the next year. So my balance BD for second year is, I'll write here, this is second year. Balance BD for second year is 101,273. And similarly here, in my hire vendor account to second year. तो second year में हम फिर आ जाते हैं. अब second year में यहाँ पर sorry, I haven't calculated the balance here. So at the end of the year we will calculate balance. Balance CD यहाँ पर आ जाएगा 59,502. 59,502. Balance CD कैसे आ गया? 119,145 plus 4,357 minus 32,000 minus 32,000. So this is going to give you 59,502. हमारा फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया. लेट अस टेक दिस बैलेंस फॉरवर्ड टू सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के अंदर मेरा जो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस BD, इट विल बी 59,502. ठीक है, अब हम फिर उस सीक्वेंस पे आ जाते हैं. वो सीक्वेंस क्या आती है? सबसे पहले एसेट परचेज, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट और डेप्रिसिएशन. ये सीक्वेंस है. So उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आर वी सपोज टू रिकॉर्ड एसेट परचेज इन सेकेंड ईयर? हम इस क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं आर वी सपोज टू रिकॉर्ड. हम ये सेकेंड, हमने फर्स्ट ईयर में ये पांचों रिकॉर्ड कर दिया. अब ईयर 2 में क्या एसेट परचेज रिकॉर्ड होना है? N. दैट मीन्स नो, हमें नहीं रिकॉर्ड करना सेकेंड ईयर में एसेट परचेज. क्या डाउन पेमेंट रिकॉर्ड होनी है सेकेंड ईयर में? N. दैट इज नो, हमें नहीं करनी. जिस दिन हमने एसेट परचेज किया है बस उसी दिन हमने वो एंट्री रिकॉर्ड करनी है, डाउन पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, एंड देन वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट. बट क्या सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है? यस. इंस्टॉलमेंट पे हो रही है? यस. एंड डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है. सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट एंड डेप्रिसिएशन. सो हमारा अब सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर 1 हमें रिकॉर्ड नहीं करना, 2 रिकॉर्ड नहीं करना, देन 3. सो थर्ड इज आवर इंटरेस्ट. सो आई विल राइट हियर बाय इंटरेस्ट. Amount of interest will be 59, जो भी हमारा outstanding amount है, into rate of interest. So 59,502 is my outstanding amount into rate of interest is going to give me my rate of interest. So my rate of interest in second year is 2975. So my rate of interest here is 2975. Okay, which I have recorded. Then now let us move to the fourth transaction. Fourth transaction was payment of installment. So payment of installment की entry क्या हो जाती है? Hire vendor account debit to cash. So I record that. Brackets I'm writing installment. Installment is again being paid for rupees 32,000. 32,000 की second year में भी installment pay करी. फिर जो मुझे फिफ्थ रिकॉर्ड करना होता है दैट इज माय डेप्रिसिएशन. आई कम टू माय मशीन अकाउंट, आई रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन हियर. अब डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 101,273 into 15%. सो व्हिच मींस इट इज 15,191. कैन कैलकुलेट द अमाउंट्स 15,191. सो फिफ्थ रिकॉर्डिंग मैंने कर दी ऑफ charging depreciation, and then I will close the books. Closing the books year end पे
सेकेंड ईयर की मैंने क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग कर दी, सो आई विल नाउ क्लोज द बुक. सो बैलेंस ईडी इन सेकेंड ईयर इज 86,082. I'll take forward this balance to next year. So थर्ड ईयर में बैलेंस हो जाएगा, थर्ड ईयर में बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस BD 86,082. I now move on to my hire vendor account. Let us close this account. यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस CD. बैलेंस CD for second year is 30,477. I now carry it forward to my third year. So third year के अंदर opening balance, that is balance BD in my hire vendor account is 30,477. Right. अब मुझे अब नेक्स्ट क्या रिकॉर्ड करना है? नेक्स्ट अब ये क्रूशियल ईयर है, जो भी हमारा फाइनल ईयर होगा उसके अंदर हमें ना कुछ डिफरेंस करना है, कुछ वेरिएशन करना है. वो क्या अभी वी जस्ट डिस्कवर. फाइनल ईयर के अंदर once I pay the installment, once the hire purchaser pays the installment, उसको और कुछ आगे फर्दर पे नहीं करना हायर वेंडर को. सो इन थर्ड ईयर जब फाइनल पेमेंट, क्योंकि फाइनल पेमेंट थर्ड ईयर में हो रही है थर्ड इंस्टॉलमेंट की, सो जैसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करी हायर परचेजर ने हायर वेंडर को, मशीन उसकी हो गई एंटायरली, एंड इन द नेक्स्ट ईयर ही इज नॉट सपोज टू पे एनीथिंग टू द हायर वेंडर, राइट. उसको इसका मतलब हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज करना है अभी. जैसे ही उसकी फाइनल पेमेंट कर रहा है, जैसे ही हायर परचेजर हायर वेंडर को अपनी फाइनल पेमेंट कर रहा है, फाइनल पेमेंट के साथ और कोई बैलेंस नहीं बचता हायर वेंडर का, हायर परचेजर को हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज करना है. यानी यहाँ पर बैलेंस CD नहीं आना चाहिए, बैलेंस CD यहाँ पर नहीं आएगा. बैलेंस CD आएगा, बैलेंस CD आने का मतलब ये अकाउंट शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट में. पर जब हमने फाइनल पेमेंट कर दी हायर वेंडर को, सो हमें अपनी लायबिलिटी ये क्यों बैलेंस शीट में शो करनी है. सो आई होप यू आर ट्राइंग टू गेट. हमें ये अकाउंट बिल्कुल भी नहीं शो करना है, बैलेंस CD बिल्कुल भी नहीं शो करना है फाइनल ईयर ऑफ पेमेंट में, क्योंकि फाइनल पेमेंट होते के साथ ही सारी लायबिलिटीज टुवर्ड्स हायर वेंडर आर ओवर, राइट. सो इसके अंदर वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फर्स्ट. फाइनल ईयर में आई एम टॉकिंग अबाउट, फाइनल ईयर में वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फर्स्ट. इन दिस ईयर हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है, इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है ऑफ सेम अमाउंट, दैट इज 32,000. ठीक है. सो इसलिए जो भी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगा इंटरेस्ट. So by interest will be your 32,000 minus 30,477. So which is going to give 1523. You can check these amounts. ठीक है. यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट आ जाएगा that is of 1523. अब मैं आपको वो भी समझा देती हूँ. दिस इज माई दिस इज द आंसर, दिस इज अ सॉल्यूशन इन हायर वेंडर अकाउंट. व्हाट इफ आई मेक अ पेमेंट ऑफ 5%. ठीक है. सपोज मैं कर रही हूँ 30,477 into 5%. So that gives me approximate 1523.85. So if I round it off, I get 1524. अगर मैं into 5% इसको करूंगी, so I am going to get rounded off amount as 1524. अगर मैं यहाँ पे ये 1524 लिख दूं, यहाँ पर मुझे बैलेंस लिखना पड़ेगा, बैलेंस CD of ₹1. So balance CD of ₹1, even though it is minuscule, should I be showing in my balance sheet? No, I shouldn't be showing. So यहाँ पर मैंने बैलेंस CD इंटरेस्ट में मेरा बैलेंस लिखना है इन लास्ट ईयर, एंड इस क्वेश्चन में तो इट इज 1524. ठीक है. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन एवरी क्वेश्चन जो डिफरेंस है वो इतना क्लोज होगा. कभी कभी डिफरेंस 100 का भी होता है, 200 का भी होता है.
सो 100 200 का भी हम बैलेंस सीडी लिखकर उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, इसलिए थर्ड ईयर के अंदर देयर विल बी, थर्ड ईयर मींस द फाइनल ईयर ऑफ इंस्टॉलमेंट, सो फाइनल ईयर ऑफ इंस्टॉलमेंट में देयर विल बी नो बैलेंस सीडी, तो इसलिए यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर आप अब ये तीन इंटरेस्ट एडअप भी करो 4357 प्लस 2975 प्लस 1523, यू आर गोइंग टू गेट नथिंग बट 8855, जो हमने यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस, दैट वाज 8855। सो ये जो तीन अमाउंट्स हैं 4357 प्लस 2975 प्लस 1523, दैट इज नथिंग बट योर 8855। ठीक है, सो आवर कैलकुलेशंस आर परफेक्टली ओके। और थर्ड ईयर के अंदर भी हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। सो डेप्रिसिएशन विल बी 12912 and the balance is 73, क्योंकि एसेट हमारे पास ही है, हायर परचेजर के पास ही है, सो वो तो एसेट रिकॉर्ड करेगा, हायर वेंडर का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन एसेट रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में। सो एसेट इन थर्ड ईयर विल बी रिकॉर्डेड एट 73170। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप द concept is clear to all of you. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot. I'll share the solution with you on Telegram. So you can take a screenshot of it. Right. So let us now do the second next question. So this is the next question. Right, second question is for your self practice. You can try it at home. If you want to take a screenshot of this, you can take. Second question you will try, you can try by yourself. Next I am doing third question. Your question number 3 hai, you can please take a screenshot of it. You can please take a screenshot of this question. Question number 3. Right. So let us start doing it. अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? इस क्वेश्चन के अंदर ये डिफरेंस है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो पेमेंट्स की थी, पहले वाले क्वेश्चन में हमने पेमेंट की थी एनुअल। इस केस के अंदर हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो है क्वार्टरली। सो यानी हमें एक साल के अंदर 4 बार राइट पेमेंट करनी है। ठीक है, पेमेंट्स करनी है क्वार्टरली, हमारी 4 पेमेंट्स जाएंगी, हर 3 महीने में हमें पेमेंट करनी है। So right, in 12 months we are paying 4 installments. So ये है, ये डिफरेंस है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, let us understand. This question is beginning on the date on which the asset is purchased is 1st April 2016. ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, asset is purchased on 1st April 2016. I'm writing here. And the cash price of the asset is 3,50,000. Cash price is 3,50,000. Next it says down payment of 1 lakh is made. अब यहाँ पर ये मैंने ना periods यहाँ denote कर दिए हैं ये, ठीक है। So down payment, this is on 1st April 2016, हम down payment कर रहे हैं 1 lakh की, ठीक है। down payment कब होती है? At the beginning of the period. So beginning of the period is 0. So 1 लाख की हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 36,740 ईच। अब यहाँ पर 8 क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट्स होनी है, सो मैंने नंबर्स लिख दिए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 8, और हर इंस्टॉलमेंट जानी है ऑफ दिस अमाउंट 36,740, राइट। एवरी इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस अमाउंट 36,740। यहाँ पर मैंने अब कन्वीनियंस के लिए डेट भी लिख दी है। सो फर्स्ट, अगर हम 1st अप्रैल से शुरू करते हैं, पहला क्वार्टर एंड होगा हमारा 3 महीने बाद, सो दैट मींस अप्रैल में जून, सो ऑन 30th June 2016 is your first payment. Again after 3 months, 30th September 2016 is your second payment. After 3 months, that is 31 December 2016 is your third payment, and fourth payment, that is on 31st
March 2017. So 31st March 2017 आपकी जो फोर्थ पेमेंट है that will complete your first year. फिर this cycle will go on. फिर हमारा जो फिफ्थ पेमेंट आएगा वो आएगा 30th June 17 को, सिक्स्थ पेमेंट 30th September 17, seventh payment 31st December 17 and final payment will be on 31st March 2018. So ये यहाँ तक हमारे 2 साल पूरे होंगे, लेकिन 2 साल के अंदर 8 पेमेंट्स जा रही हैं, क्वार्टरली पेमेंट्स जा रही हैं फॉर 2 years. सो दैट गिव्स अस 8 पेमेंट्स. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 15%. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई एम राइटिंग इज 15% पर एनम. लेकिन अब इसके अंदर क्योंकि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो हमें जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी पर एनम नहीं चाहिए. ठीक है, कभी आपने ये मैथ्स में पढ़ा होगा 9th 10th में, जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर व्हाट डू वी डू, वी डिवाइड द इंटरेस्ट रेट बाय 4. ठीक है, हमने अगर 2 years थे, क्वार्टरली पेमेंट्स हैं, तो 2 into 4 कर दिया, टाइम पीरियड हमारा हो गया 2 into 4, दैट इज 8 इंस्टॉलमेंट्स. तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बाय 4. सो 15% by 4 is going to give you 3.75% quarterly, like I'll write per quarter. So this is not per annum, this is your per quarter. So हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 15% कैलकुलेट नहीं करना. ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हम बार बार हमने जो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग्स करनी है, ये जो हमने रिकॉर्डिंग्स करनी है, यहाँ पे मैंने लिखा है year 1, year 2, year 3, year 4. अब हमारे इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा period 1, period 2, period 3, period 4, period 5, period 6, period 7, period 8, राइट, 8 periods हो जाएंगे. और हमारा जो सिर्फ period 1 के बिगनिंग में ये एसेट परचेज और डाउन पेमेंट रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हर पीरियड के यानी 8 पीरियड के एंड में, राइट, वी हैव 8 periods जहां पर हमने इंटरेस्ट ड्यू भी रिकॉर्ड करना है और 8 टाइम्स हमने इंस्टॉलमेंट भी रिकॉर्ड करनी है. सो हमारा इंटरेस्ट ड्यू भी 8 टाइम्स रिकॉर्ड हो रहा है. जब जब हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब तब हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा. तो इसलिए हमारा 8 टाइम्स इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो रहा है, 8 टाइम्स इंस्टॉलमेंट रिकॉर्ड हो रही है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मैं इसके अंदर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट बाद में बनवाऊंगी. लेट अस फर्स्ट डू हायर वेंडर अकाउंट ओनली. सो द फर्स्ट डेट इज योर 1st April 2016. सो हमारी एंट्री 1st April 2016 पे क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, राइट. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय एसेट और मशीन, I think a car is being purchased here. So I'll just write buy asset, whatever the asset is, और corresponding जो amount आएगा साथ में, that will be your cash price. So cash price is 3,50,000. Same date पे down payment भी हो रही है. So on 1st April 2016 डाउन पेमेंट हो रही है. तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैश, दैट इज फॉर योर डाउन पेमेंट, राइट, एंड द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट वाज रुपीज 1 lakh. सो आई एम रिकॉर्डिंग हियर 1 lakh फॉर द डाउन पेमेंट. नेक्स्ट द सेकंड, मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड कर दिया एसेट परचेज, सेकेंड रिकॉर्ड कर दिया डाउन पेमेंट. अब मैं आ जाती हूँ थर्ड पे. थर्ड इज माय रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट. So interest is recorded at the end of the period. So at the end of the period means जब मेरे को first installment अपना पे करना है, right? जब मेरा first installment due हो रहा है. So when is that? What is the end of the period? That is end of 3 months. So end of 3 months date है हमारा 30th June 2016. So this is the date जो मैंने यहाँ लिखी है. मेरा फर्स्ट जो पीरियड एंड हो रहा है that is on 30th June 2016. So I write here 30th June 2016 and here I'll write the entry for interest due. So by interest, अब यहाँ पर इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा,
यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा that will be on 3,50,000 minus 1 lakh, that is 2,50,000 into 3.75%, क्योंकि ये क्वार्टरली हमें क्वार्टरली पेमेंट है तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट नहीं जाएगा, 3 महीने का इंटरेस्ट जा रहा है क्वार्टरली. So इसलिए जो वो इंटरेस्ट है that is 3.75%. So this amount here will come out to be 9,375. ठीक है, 9,375. Now इसके बाद after charging the interest, we will pay installment on the same date. So installment is also being paid on 30th June 2016. So यहाँ पर आ जाएगा 2 cash and that is your first installment. I'm just writing first installment. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमारा क्या है 36,740 गिवन है क्वेश्चन में. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ आवर इंस्टॉलमेंट 36,740. सो आई राइट हियर 36,740. ठीक है. नाउ फिफ्थ हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करें, क्या ये यहाँ पे ईयर क्लोज हो रहा है, क्या ये 31 दिसंबर है, 31 मार्च है, नहीं 31 मार्च नहीं है. हम यहाँ डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करेंगे नहीं. बट मेरा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो कब हो रहा है, मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है ऑन 30th September 2016. 30th September 2016 को अगेन what I will do, I'll write down the entry for my interest. मेरा यहाँ पर 3,4,3,4 बार बार रिपीट होगा, 3,4,3,4 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है. So because यहाँ पर ये year closing नहीं है, so I'm not going to charge the depreciation, but again I'll write down the entry for my charging interest. So यहाँ पर आ जाएगा again by interest. अब यहाँ पर interest किस amount पे calculate होगा, interest हमेशा balancing figure पे calculate होता है. So we are going to calculate our balancing figure. ठीक है, balancing figure हमारी क्या है यहाँ पर, it is 3,50,000 plus 9,375 minus 1 lakh minus 36,740. So that is my balancing figure. I am repeating balancing figure क्या है, 3.5 lakh plus 9,375 minus 1 lakh minus 36,740. So this is the balancing figure here. If I calculate this, I am going to get the amount So if I calculate this, I am going to get the amount here as 222,635. So this is the amount that I'm going to get after doing these calculations, 222,635. So 222,635 into 3.75%. ठीक है, मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. 222,635 मेरा बैलेंसिंग फिगर था यहाँ पर. सो इनटू 3.75 आई गेट द अमाउंट एज 8,349. दिस इज द सेकंड इंटरेस्ट ड्यू 8,349. अगेन आई मेक माय सेकंड आई पे माय सेकंड इंस्टॉलमेंट. सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आ रही है, ऑन 30th September 16. सो आई विल पे दैट टू कैश. Brackets में I'll write second because it's my second installment and amount वही है same 36,740. ठीक है, अब फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया. अब थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट है हमारी 31/12. हम अब 31/12 पे हमारा इंटरेस्ट ड्यू करते हैं. सो 31st December 2016. अगेन we will calculate the interest due. So by interest, ठीक है, यहाँ मेरा प्रीवियस बैलेंस था. जस्ट टू मेक इट इजी, मैं सारा ना करूं बार बार,
मेरा इसको कैलकुलेट करके बैलेंस आया था 222,635, राइट. इसके ऊपर तक का बैलेंस था 222,635. सो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट इजियर. आई एड 8349 प्लस 8349 minus 36,740. So I'll get my next balance. मेरा जो next balance आ जाएगा that will be 194,244. मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बैलेंस निकाला है. So my next balance is 194,244 again into 3.75%. So ये निकालेंगे फिर से. ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा. नेक्स्ट अमाउंट I'll get as 7284. मेरा थर्ड इंटरेस्ट ड्यू है, that is 7284 on the same date, that is on 31st December 2016. I'll pay the third installment to cash. Amount is same 36,740. ठीक है. फिर फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करनी है मुझे. फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब आ रही है? अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट आ रही है ईयर एंड पे, दैट इज 31st March 2017. मेरे को इस दिन अपनी बुक्स भी क्लोज करनी है. सो यहाँ पर हो जाएगा मेरा बाय इंटरेस्ट. अब ये किस अमाउंट पर निकलेगा? जो मेरा प्रीवियस अमाउंट था, प्रीवियस बैलेंस था. प्रीवियस बैलेंस आया था 194,244. 194,244. So I am going to add to calculate my new balance 7284 minus 36,740. This will give me my next balance. ठीक है. अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना. ये इन सबको जो यहाँ पर है इन सबको ऐड करो, उनमें से इन सबको माइनस कर दो. You will keep getting your balances. So यहाँ पर बाय इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 6180. बैलेंस आया था, बैलेंस इधर है आपका 164,788. You multiply it with 3.75%, you get 164,788. Oh, sorry, you multiply it with 3.75, so interest आ जाएगा 6180. Again on this day, that is on 31st March 2017, you pay your fourth installment. So to cash, आपका यहाँ पर fourth installment जा रहा है, and the amount of installment is same, that is 36,740. Now यहाँ पर आपको अपनी बुक्स क्लोज करनी है. तो बुक्स क्लोज करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी? टू बैलेंस बीडी. और आप इसी दिन अपना डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करोगे. टाइम थोड़ा कम है, मैं आपको एसेट अकाउंट नहीं शो कर रही. सो टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे आपका बैलेंस आके बचेगा 3. आपका यहाँ पे बैलेंस है 134,228. सो दिस विल बी योर बैलेंस इन योर नेक्स्ट ईयर. ठीक है. यू टेक दिस फॉर, यू कैरी फॉरवर्ड दिस बैलेंस टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज आप इसे ले गए ऑन 1/4/2017. यू राइट हियर बैलेंस बीडी. अब आपका जो नेक्स्ट पीरियड ड्यू है, आपको ये चार्ट, अपना ये चार्ट हमेशा बनाना वर्किंग नोट्स के अंदर. सो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पीरियड ड्यू था आफ्टर 31st March 2017, दैट वाज 30th June 2017. सो आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है ऑन 30th June, दैट इज ऑफ योर फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, 30th June 2017. इंटरेस्ट ड्यू. ठीक है. सो इंटरेस्ट ड्यू किस पे निकालोगे? 134,228 into 3.75%. This amount into 3.75%. So here it will come out to be 5034. So this will be your amount for your interest due for your fifth installment. Then you will pay your fifth installment. Fifth installment will be on the same date, that is June 2017.
will be hire vendor to cash, and this is for your 5th installment. Amount is same, 36,740. Next date is again your 30th September 2017. 30th September 2017 पर फिर हम इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री चार्ज करेंगे. इंटरेस्ट ड्यू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा बैलेंस था पहले आया था, that is 134,228 plus 5034 minus 36,740. See, ये calculations थोड़ी सी confusing कभी कभी हो जाती हैं. Just concentrate and it will be easy. Minus 36,740. So here it will be amount will be around 102,522. This is your balance here into 3.7%. Interest you will get is 3845. 3845, and next you are going to pay the 6th installment. So cash for your 6th installment, you can write the date here, 30th September, right? आपने 30th September को installment pay करी of same amount 36,740. Now you move on to your next period, that is on 31st December 2017. फिर यहाँ पे आप अपनी interest due की entry करोगे for your 7th installment. So this interest due is for your 7th installment. यहाँ पर by interest लिखना है. मैंने यहाँ पर interest due लिख दिया है. So you write by interest only. यहाँ पर the balance that you are going to get is your 69,627. We are going to calculate the interest on this. 69,627. You're going to calculate the interest on this, and the interest will come out to be 2611. 69,627 into 3.75% will give you 2611. On the same date, that is on 31st December, you will pay your 7th installment. So entry will be to cash, that is for 7th installment. Amount is same, 36,740. You move on to the next year. Now this year, again remember this date, that is 31st March 2018. This is the date of your final installment, right? 31st March 2018. The date of your final installment. Final installment की date में asset आपका हो जाएगा. You have no further liability towards hire vendor. So when you have no further liability towards hire vendor, उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ पर बैलेंस सीडी नहीं लिखना है. बैलेंस सीडी नहीं लिखना मतलब जो ये कैश है यहाँ पे आप कैश पे करोगे फॉर योर 8th इंस्टॉलमेंट, दैट इज 36,740. ठीक है. उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी दैट इज गोइंग टू बी योर इंटरेस्ट. ठीक है. और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, इफ यू टोटल दीज अमाउंट्स, जो भी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ यहाँ पर, इट इज योर बैलेंसिंग फिगर. फाइनल ईयर का जो इंटरेस्ट ड्यू होता है दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. सो दैट विल कम आउट टू बी 1242. So this is how you are going to close your hire vendor account. और मशीन जो एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट इज नथिंग. आपने बस यहाँ पर अपना एंट्री रिकॉर्ड करनी है 3.5 लाख की. ठीक है. टू हायर वेंडर. फिर आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है, जो भी डेप्रिसिएशन था. आई थिंक आई हैव So depreciation was 10% per annum on WDV. So 10% आपने per annum यहाँ पे लिख दिया, तो कितना आ जाएगा 35. No, that will be for 9. The asset is purchased on 1st April only. So this will be for 35,000. And you will calculate your balance here at the year end. ठीक है. And then you will take forward this amount and again calculate 10% WDV. So इस अकाउंट में और कुछ नहीं करना. So जो समझने वाला अकाउंट था वो ये अकाउंट था.